आसाम की जब बात करती है तो असम सरकार का ये कहना है कि राज्य में मुस्लिम आबादी 1.30 करोड़ है, जिसमें से 90 लाख जो है बांग्लादेशी मूल के नागरिक है। तो बाकी 40 लाख लोग जो है, जो अलग अलग जनजाति से आते हैं, उनको लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है। खास करके असम जब हमारे सामने आता है तो असम में चाय बागानों की हम तारीफ करते हैं। वहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जो हरियाली है, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि जो हमें मन को प्रसन्नता देती है, ऐसी चीजों की बात होती है। लेकिन असम पिछले 4 दशकों से जो है हमेशा चर्चा में रहा है, वहाँ के खास करके विस्थापन, लोगों के विस्थापन को लेकर, और साथ में साथ वहां पर होने वाली घुसपैठी को लेकर। तो ये जो आसाम है, ये इसके बारे में आज के जो हमारे दोस्त है, हमारे जो साथी है, उनका अध्ययन पर हम बात करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ वहीउद्दीन अहमद जी, डॉक्टर वहीउद्दीन अहमद जी का जो संशोधन है, वो भारत में जो मुसलमानों में बसा सामाजिक स्तरीकरण एवं जातीयता, खास करके बराक बराक घाटी जो है असम की, उसके रेफरेंस में किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के शो में। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि खास करके क्योंकि असम की जब चर्चा होती है तो वो पॉलिटिकल सेंस में ज्यादा होती है, राजकीय दृष्टि से, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों का वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट भी है। दूसरा अगर हम देखें तो अब ये जो एनआरसी का मुद्दा पिछले कुछ दिनों साल से चल रहा है, उसको लेकर भी हमेशा चर्चा होती है। लेकिन आसाम क्या है, वहाँ की जो खास करके मुस्लिम बहुल इलाका है, वो क्या है, किस तरह से वहाँ पर सिचुएशन है, ये आज की चर्चा में हमें आपसे जानने का मौका मिलेगा। तो आपका जो अध्ययन है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि खास करके मुसलमानों में जाति व्यवस्था को लेकर आपने बात की है। तो भारत में जो जाति प्रथा प्रथा है, वो सालों से चली आ रही, हजारों साल का, 2-2.5 हजार साल का तो इतिहास है ही भारत की जाति व्यवस्था। तो आज में जो आज भी ये जो अस्तित्व में है, और हम जैसे जाति प्रथा में जो है, हम अलग अलग तरह के हम धर्मों में गए, भारत में अलग अलग धर्म है, लेकिन फिर भी जाति प्रथा है। तो खास करके आपके अध्ययन में जो मुस्लिम बहुल इलाकों की बात आपने की, तो उसमें जाति प्रथा का क्या संदर्भ है, किस तरह से आपको जाति प्रथा दिखाई देती है? मैं बताना चाहूँगा कि मुझे इस फील्ड में क्यों आना पड़ा और कैसे मैं आया। मेरा जन्म हुआ था एक असम के कछर जिले के एक गांव में, एक पिछले हुए गांव में मेरा जन्म हुआ था। हमारे गांव में एक ही मस्जिद थे। बचपन में हम सारे बच्चे उसी मस्जिद में पढ़ने के लिए जाते थे। ऐसे हमारे गांव में बाकी धर्म के लोग भी है, हिंदूज है, मणिपुरी यानी वो लोग भी हिंदू है। तो हमारे जो मोहल्ला है उसमें सिर्फ एक ही मस्जिद था और हम गांव के सारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। हमें इस्लाम के बारे में, इस्लाम के जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हमें पढ़ाया जाता था। गांव में जब भी कोई त्योहार होता था, हम सब लोग एक साथ मनाते थे। शादी ब्याह पारिवारिक जितने भी त्योहार होते थे या बाकी जितने भी एक्टिविटीज होते थे सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, हम एक साथ मनाते थे। लेकिन काफ़ी बाद में मुझे पता चला कि गांव गांव के जो मुसलमान हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। तो ये बहुत, पहले तो मुझे इतना पता नहीं था क्यों और कैसे ये बटा हुआ है, पर मुझे पता लग गया क्योंकि कभी कभी ये लगता था कि एक दूसरे के खिलाफ ये लोग बातें करते थे, शिकायत करते थे, कभी खराब बातें भी बोलते थे। तो ये दो हिस्सा जो है, एक हिस्सा मुसलमानों में हमारे यहाँ लोकल जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में कहा जाता था, एक हिस्से को बंगाल। बंगाल का मतलब जो है खेती करने वाले, और उस पर मैं बाद में भी चर्चा करूंगा। और दूसरा जी। हिस्सा जो है वो महिमल है। महिमल यानी मछुआरे। तो और मैं कुछ बात, मुझे इस्लाम के, पहले तो इस्लाम के बारे में इतना पता नहीं था और खासकर इस्लाम के धर्म शास्त्रों या बाकी चीज़ों पे
मुझे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। मेरा शिक्षा का जो सिलसिला है वो स्कूल से ताल्लुकात है। मदरसा में मैंने तो कभी पढ़ाई नहीं की। फिर भी कम से कम ये पता मुझे चला कि इस्लाम जो है, इस्लाम ये जाति, पेशा, ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं करता। इस्लाम में सब लोग बराबर होते हैं और इसी तरह जी। का भेदभाव नहीं होता है। तो मेरे जो इस्लाम के बारे में समझ था और समाज में जो हम देखते थे, ये दोनों में मतलब एक जैसा नहीं लगता था। तो मेरे मन में सवाल आता था कि क्यों इस तरह भेदभाव है समाज में? कोई ऊंचे जाति का है, कोई नीच जाति का है। तो तब मैंने सोचा था कि बड़ा जब होऊँगा, बड़ा होने के बाद मैं इसके बारे में स्टडी करूँगा और देखूँगा क्या है, क्यों है ये सब चीज़ें। तो हमारे गाँव में लगभग सारे लोग किसान और मज़दूर ही थे और मैं भी एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ। तो काफ़ी कठिनाई के साथ हमने अपना पढ़ाई को जारी रखा और 1999 में मैंने अ, आसाम विश्वविद्यालय की इतिहास विभाग से मैंने मास्टर डिग्री हासिल की। तो उसके बाद भी मैं पारिवारिक समस्या चलता रहा। मुझे पीएचडी या फर्दर स्टडी करने का मौका नहीं मिला। 2013 में मुझे हाई स्कूल में टीचर्स की नौकरी मिली। उसका बाद मैंने यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए दाखिला लिया और 2019 में मुझे ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड कास्ट स्पेशल रेफरेंस टू बराक वैली ऑफ असम, उस पर मुझे पीएचडी मिला। तो ये वो इश्यूज है जिस पर कभी भी चर्चाएं नहीं होती है, कहीं भी चर्चाएं नहीं होती है और आपने मुझे बुलाया इस पर चर्चा करने के लिए। आपको मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण बात बताई है, जैसे कि बचपन में ही आपको पता चला कि भले ही हम एक धर्म में हो लेकिन हमारे साथ कुछ तो भेदभाव होता है। आपका जो अध्ययन का विषय है वो बराक घाटी को है। असम को अगर हम देखते हैं तो वहां पर जो ब्रह्मपुत्र घाटी और बराक घाटी और तीसरा जो हिस्सा है वो आदिवासी स्वायत्त के रूप में देखा जाता है। तो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। तो बराक घाटी में करना चाहिए। बराक घाटी में ज्यादातर बांग्ला भाषी बोलने वाले लोग हैं, ऐसा कहा जाता है। ये जो है कौन से आपने जो अध्ययन किया, ये कौन से कम्युनिटीज है? क्योंकि वहां पर जो चाय बागानों का ये आता है, जिक्र आता है। तो चाय बागानों में गोरिया, मारिया, देसी, जला, ये जो कम्युनिटी जनजातियां है, ये ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी में आती है, मुस्लिम तबके से आती है। तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से है और बराक घाटी में मतलब अभी के अगर हम देखें तो आपके अध्ययन से मुसलमानों की स्थिति किस तरह से है? तो पहले थोड़ा ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो जी। ये असम जो है, हम तो असम पर बात कर रहे हैं। ये 3 हिस्से में जी। बटा हुआ है। उसका एक तरफ है ब्रह्मपुत्र घाटी और दक्षिणी जी। जो प्रांत है उसमें है बराक घाटी और बीच में है ये पहाड़ी क्षेत्र जिसमें बराइल माउंटेन ये सब है, जनजातीय क्षेत्र है। तो हमारे बराक घाटी जो है ये आसाम के 3 जिला जो है इसमें जुड़ा हुआ है, काछाड़, करीमगंज एंड हाइलाकंदी। तो ये काछाड़ और हाइलाकंदी जो है वो पहले काछाड़ी किंगडम था और करीमगंज पार्ट जो है वो सिलेट जी। डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट था। सिलेट डिस्ट्रिक्ट पार्टीशन के बाद ये इंडिया के साथ आया है, मतलब असम के साथ आया है। पहले वो सिलेट डिस्ट्रिक्ट में था। तो यहाँ में लगभग 48 अभी अभी का जो है लगभग पहले से लगभग 42 से 48% मुसलमान है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ मुसलमान है। और ये मुसलमान जो है मूलभूत रूप से वो बंगाल डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेंट है। वो जी। वो प्री ब्रिटिश पीरियड से, ब्रिटिश पीरियड उसका पहले जब काछाड़ी राजा थे तो अब उन लोग ये बंगाली यहाँ माइग्रेट किया, क्योंकि ये काछाड़ जो क्षेत्र था वो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ होता था। नदियाँ है
बाकी जो है वेटलैंड है, मार्शेस भी था उसमें। तो इसमें आबादी बहुत कम था। आबादी कम होने का कारण ये नेचुरल था, क्योंकि कभी कभी ये पहाड़ी लोग उन पर आक्रमण कर देते थे, लूटपाट करते थे, या तो बीमारी भी बहुत होता था यहाँ, काला ज्वर, जी मलेरिया, ये सब कारण से पहले जमाने से ये बराक घाटी जो है इसमें आबादी बहुत ही कम था। तो बाद में धीरे धीरे बाहर के लोग, खासकर ये बंगाली लोग यहाँ बसने शुरू किए, क्योंकि जमीन बहुत ही उपजाऊ था। यहाँ जमीन बहुत ही जी उपजाऊ था, खेती के लिए बहुत ही आसान था। तो और ये जो क्षेत्र है, और दूसरा जो ये सिलेट क्षेत्र है, सिलेट बांग्लादेश का अभी जो है 4 डिस्ट्रिक्ट से एक डिवीजन बना है सिलेट, उसमें भी जी 4 जिला है। तो हमारे ये बराक घाटी और बांग्लादेश के जो सिलेट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक बहुत ही गहरा ताल्लुकात है, क्योंकि हम लोग बंगाली है, लेकिन यहाँ के ये सिलेट और बराक घाटी ये इलाके के लोग एक अलग से भाषा बोलते हैं। मतलब बंगाली डायलेक्ट जो है वो बिल्कुल अलग है, इसे सिलेटी कहा जाता है। मतलब बाकी बंगला से उनका बात करने का जो स्टाइल है वो अलग अलग है, उनको सिलेटी कहा जाता है। तो ये हमारे ये कचाड़ी क्षेत्र, उसमें आबादी भी बहुत कम था। और उस तरफ जो सिलेट था, सिलेट, मायमनसिंह, ढाका और बाकी जितने इलाका था, वो पहले बहुत ही फ्लड इफेक्टेड एरिया था। उसमें भी मार्शेस था, वेटलैंड, मार्शेस, ये सब ज्योग्राफिकल फीचर्स था। इसके कारण वहाँ भी आबादी कम था। और जो लोग थे वो वहाँ के जनजातीय थे, मूल निवासी थे, जैसे कैवर्त, पाटनी। कैवर्त जो फिशरमैन है, पाटनी ये भी जी फिशरमैन थे। और ये सब फिशरमैन होने का एक ही कारण है कि वहाँ फिश बहुत, यानी मछली बहुत मिलता था, और जी मछली के साथ चावल की खेती होती थी। ये सिलेट जो रीजन था, उसमें मूल भोजन जो था, लोगों की जो भोजन था, उसमें चावल और मछली। ये बंगाली लोग अभी भी जाने जाते हैं, उनका प्रमुख खाना वही है, चावल और मछली। तो ये मूल निवासी जो थे वो ज्यादातर मछुआरे कम्युनिटी से थे, जैसे कैवर्त, पाटनी, नमशूद्र, पौड, चंडाल, यही सब थे। 14th सेंचुरी में जब वहाँ के फेमस सूफी सेंट शेख शाहजलाल आए थे, और उनके जी साथ 360 डिसाइपुल थे, उन्होंने यहाँ आके इस्लाम प्रचार किया। उसका पहले उसका पहले तो सिर्फ दो मुसलमान परिवार का हमारे इंफॉर्मेशन मिलता है। लेकिन शेख शाहजलाल आने का बाद, क्योंकि ये जो मछुआरे थे उनका मतलब स्थिति बहुत ही खराब थी, तो शेख शाहजलाल ने शाहजलाल और बाकी जो उनका साथी थे, उनके मतलब इंस्पायरेशन से ये लोग इस्लाम कबूल किया। और आज के जो इस मुल्क के जो मुसलमान हैं, जी ज्यादातर बाहर से आने वाले मुसलमान इस क्षेत्र में आपको बहुत ही कम मिलेगा। बाहर से आने वाले मुसलमान बहुत ही कम है, और बाकी ज्यादातर मुसलमान ये लोकल कन्वर्ट है, जो लो कास्ट से आए हैं, लो कास्ट कन्वर्ट जी है। तो आ, यहाँ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैसे पैदा हुआ? देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ के सिलेट जो था, उसका प्रमुख खाना या भोजन था मछली और चावल। तो जो चावल की खेती करते थे, या चावल के खेती करने वाले चावल खेती करते थे, उनको बंगाल कहा जाता था। बंगाल, ऐसे तो बंगाल का मतलब है बंगाली पीपुल, लेकिन सिलेट के संदर्भ में उनको, जो चावल की खेती करने वाले, उनको बंगाल कहा जाता था। और जो मछुआरे थे उनको माहीमाल कहा जाता था। माहीमाल का मतलब है, माही का माही ये पर्शियन वर्ड है जिसका अर्थ होता है फिश, यानी मछली। और मल्ला जो नाव चलाने वाले, हम माझी कहते हैं ये लोग, जी तो माही मल्ला से मिलकर ये माहीमाल बना था।
तो या लोकल डायलेक्ट में आजकल उनको माईमल कहा जाता है या तो महिमल। तो ये दोनों प्रमुख मतलब सोशल डिवीजन का ये पहले आधार था, क्योंकि ऑक्यूपेशन के आधार पर ये समाज दो हिस्सों में बटा था। ये पहले आधार था। और दूसरा बात, जैसे कि हम भारत के संदर्भ में हम जानते हैं कि मुस्लिम सोसाइटी अशराफ और अजलाफ में बटा हुआ है। अशराफ जो है ये शब्द अरबिक शब्द है, शरीफ है, जिसका अर्थ है इलाइट और नोबेल क्लास ऑफ पीपल। तो बाहर से आने वाले लोग जो थे वो खुद को इलाइट समझते थे, एरिस्टोक्रेटिक समझते थे, और बाकी जो लोकल पॉपुलेशन है उनको वो लोग अजलाफ समझते थे। अजलाफ ये शब्द आया है अरबिक शब्द जिलाफ से। जिलाफ जिलाफ मतलब लॉ, मतलब नीच नीच जाति के लोग। एक जो है अफजल मतलब लोएस्ट ऑफ ऑल, जैसे अनटचेबल कास्ट थे मुसलमानों में, अब्दाल, बेतिया, लालबागी, हल्ला, ये सब थे। तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग लोएस्ट ऑफ ऑल क्लास थे, और इनको इवन मस्जिद तक जाने की इजाजत नहीं थी। ये 4 श्रेणी का हमें इंफॉर्मेशन मिलता है मुसलमान समाज में। लेकिन बंगाल के संदर्भ में ये भी कहा गया जो अशराफ है वो बाकी तीनों क्लास से कोई मतलब नहीं है, उनका मतलब बाकी तीनों क्लास ही उनकी नजर में नीच थे। ठीक है, तो इसीलिए मतलब मुस्लिम समाज में ये अशराफ और अजलाफ, ये 2 श्रेणी के लोग ही प्रमुख रूप से आते थे। तो सिलेट के संदर्भ में ये भी हुआ, जब बाहर के लोग आए थे तो बाहर वाले उनको अशराफ कहलाया गया, और जो लोकल कन्वर्ट थे उनको मतलब अजलाफ की दर्जा दी गई थी। उसमें और एक भी परिवर्तन आया, जैसे जमींदारी या लैंडेड इंस्टीट्यूशन। सिलेट जो है ना वो मुगल के अंडर थे, लेकिन ये बराकघाटी जो है वो कभी भी बाकी बराकघाटी के इस क्षेत्र करीमगंज को छोड़कर कभी भी मुगल डोमिनियन के अंडर आया नहीं। तो सिलेट में मुगल मतलब मुस्लिम राज थे, इस पर नहीं थे। तो ये उसी समय मतलब ये हुकूमत का जो मूल इनकम था, आय का स्रोत था, वही जमीन था। जमीन से मिलने वाला जो रेवेन्यू मिलता था वही उनका मूल रूप से उनका आय था। तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले, ये सब व्यवस्था की विकास करने लगे। तो इसके साथ ये लैंडेड एरिस्टोक्रेसी या जमीन से जुड़े हुए मध्यमभोगी लोगों की विकास होने लगा। तो उस तरफ हम देखते हैं, जैसे ये जमीन से जुड़े हुए लोगों को चौधरी, मजूमदार, लश्कर और ताल्लुकदार, तपादार, ये जो श्रेणी है, ये लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। और यहाँ भी कछाड़ में, तो कछाड़ में भी क्या हुआ कि कछाड़ी राजा ने जब देखा उनका तिजोरी खाली है, तो तिजोरी बोलने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा, और जो उनका अमीर लोग है उनके मतलब पैसा के बदले में ये सब टाइटल बेचा। ये यहाँ टाइटल है चौधरी, बड़भुइया, भुइया, लश्कर और मजूमदार। तो ये 4 तरह के लैंडलॉर्ड थे या जमीन से जुड़े हुए जो
लोग थे जिनके पास ये टाइटल है, ये समाज में धीरे धीरे वो लोग एक ऊंचा दर्जा हासिल किया। और जो बाकी जो ऑक्यूपेशनल कास्ट है, जैसे फिशरमैन है और उनके साथ और भी कास्ट है, उनका समाज में उनका दर्जा नीचे आ गया। तो यहाँ एक बात जरूरी है, ये जो लैंडेड इलाइट क्लास जो है मैंने मेंशन किया, लैंडेड इलाइट क्लास जो जमीन से जुड़े हुए जो लोग मध्यमभोगी लोग हैं, तो या तो जमींदार है, छोटे जमींदार है, बड़े जमींदार है, उनको हम थियोरिटिकल मतलब थियोरिटिकली उनको हम कास्ट बोल नहीं सकते, उनको हम कास्ट बोल नहीं सकते, ये लोग क्लास है या स्टेटस ग्रुप है। लेकिन एक बात और भी इम्पोर्टेंट है, तो हमारे स्टडी में समस्या ये है कि इन क्षेत्रों पे कोई रिसर्च नहीं हुआ है। तो आज तक प्रमुख 2 रिसर्च हमें मिलता है। एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेरियन स्मिथ, उन्होंने 1914 में इस क्षेत्र में स्टडी किया। तो उनका अध्ययन से ये लगता है कि ये जमीन से जुड़े हुए, जमीन से ताल्लुकात रखने वाले जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, तो वो लोग को हम कास्ट बोल सकते हैं, क्योंकि उनके साथ कास्ट का मसला जुड़ा हुआ है। हम एक विशेष समुदाय को अलग से नहीं देख सकते, क्योंकि हम पूरा सोशल स्ट्रक्चर जो है वही देखना है और उसमें उसका स्थान क्या है। तो ये जो लैंडेड एलाइट क्लास, वो समाज के मतलब हाई कास्ट के दर्जा प्राप्त किया। और बाकी जो है ऑक्यूपेशनल कास्ट, बाकी जो है ऑक्यूपेशनल कास्ट, जैसे माहिमाल है, दूसरा एक श्रेणी किरान है, पाटीकर है, हज्जाम है, गुलाम है, बाजुनिया कहा जाता है, बाजुनिया मतलब म्यूजिशियन, और टेनर। जी। तो ये टेनर, यहाँ तो खलिया कहा जाता है उनको, खलिया। और गुलाम है, जिनका पूर्वज पहले गुलाम हुआ करते थे। तो ये सब मतलब कम्युनिटी सामाजिक दर्जे में नीचे पायदान पर आ गए। जी। हम चर्चा कर रहे हैं तो अलग अलग मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे अपने अजरफ अशरफ का भी जिक्र किया है। तो खासकर मुसलमानों में जो अछूत जातियां, पहले की जो अछूत जातियां थी वो भी वहां पर आ गई, जो सबसे लोवेस्ट में आ जाती है। लेकिन अगर इस्लाम की अगर बात करते हैं तो इस्लाम एक समानतावादी धर्म के रूप में देखा जाता है। लेकिन भारत की बात वहां पर भी आप मतलब जातियां, आपकी रिसर्च से हमें पता चली तो उसमें भी जातियां हैं। तो ये जो तरह से जो भेदभाव वाला चित्र है, तो वो वहां तक कैसे, क्योंकि यहाँ पर भेदभाव था, जो ब्राह्मणिकल कास्ट सिस्टम में जो भेदभाव है, जो विचारधारा है यहाँ की, तो वो भेदभाव मिटाने के लिए इस्लाम कबूल किया। तो वहां पर भी जाति में कैसे बटे रहे लोग? देखिए मैडम, जहाँ तक इस्लाम का सवाल है, ये मत मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई अगर ये सवाल करे कि क्या इस्लाम में जात पात है, तो उसका जवाब मैं ये दूंगा कि इस्लाम में जात पात नहीं है, मुसलमान में है। ये एक बहुत ही साफ बात है। तो हम देखते हैं कि इस्लाम जब आया था, तो इस्लाम का एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव था कि समाज से ये भेदभाव, अत्याचार, शोषण, ये सब खत्म करे। तो और इस्लाम, हम जानते हैं कि जो मुसलमान होते हैं, उनका फॉलोअर होते हैं, वो उनका स्थान बराबर होता है, उसमें कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता है। जैसे कुरान में ये कहा गया है कि मुसलमान जो है वो पैदाइशी एक पुरुष और एक नारी से उनको पैदा किया गया है, और अलग अलग जातियों में उनको बांट दिया गया है। लेकिन ये जातियों में इसलिए बांटा गया कि एक दूसरे को पहचान करे, ना कि भेदभाव करे। ये कुरान का बात है। हम प्रोफेट मोहम्मद का भी एक हदीस है, तो उन्होंने, उनका कहना था कि कोई आदमी अगर 2 काम करेगा तो वो इस्लाम से मतलब बाहर हो जाएगा। पहले जो है कि किसी मुर्दे का पास जाकर जोर से रोना। कोई अगर मुर्दे का पास जाके जोर से रोएगा तो वो मतलब इस्लाम के लिए बहुत ही खराब होगा। और दूसरा जो है, किसी के जन्म के आधार पर उसको नीच समझना। तो ये एक इम्पोर्टेंट हदीस है। उसका बाद हम जानते हैं कि हज्जतुल विदा,
जो आखिरी फाइनल हज में जो फाइनल सरमन या आखिरी सरमन जो प्रॉफेट मोहम्मद ने दिया था, वह तो उन्होंने क्लियर कर दिया, बिल्कुल बोल दिया कि अरब के ऊपर आजम या तो आजम के ऊपर अरब, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। गोरे का ऊपर काला, काला के ऊपर गोरा, किसी तरह के भेदभाव इस्लाम के अंदर नहीं है। पर यह सब आया कैसे? देखिए, हम अगर इतिहास पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि इस्लाम की ये जो समानता वाली स्थिति जो है, उसको वास्तव में प्रयोग किया गया प्रोफेट मोहम्मद के ज़माने में या तो उसका बाद में भी। लेकिन समस्या तब आई जब इस्लाम धर्म अरब मेनलैंड के बाहर उसका प्रचार हुआ। उसके तहत लाखों संख्या में मतलब नॉन अरब ट्राइब जो है वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उसका बाद फ्यूडल इंस्टीट्यूशन जैसे समाज में आया, फ्यूडल इंस्टीट्यूशन, उसका कारण भी इस्लाम में समानता का जो विचार था उसमें काफ़ी नुकसान पहुंचा। देन बाकी कल्चर, बाकी कुछ कल्चर जैसे ग्रीक, पर्शियन, यहाँ तो भेदभाव बहुत ज़्यादा थी, ग्रीक पर्शियन उनके सिविलाइजेशन में। तो ये सब के प्रभाव में इस्लाम आया था। और जो लोग इस्लाम कबूल किया उन्होंने भी उनके साथ इस तरह का कल्चरल प्रैक्टिसेस, उनका सामाजिक जो रीति रिवाज वो लोग लेके आया। तो इसका कारण जो इस्लाम का समानता वाली स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया। तो ये सब चीज़ें हम उसी दौर में भी देखते हैं। इस्लाम जब भारत में नहीं आया उसी टाइम भी इस तरह का कुछ समस्याएं पैदा हुई थी। और भारत में ये अशराफ अजलाफ, ऊंच नीच, ये सब का शुरुआत की विदेशी मुसलमानों ने। उनका कहना था कि विदेश से यानी अरब, पर्सिया, तुर्की, वहाँ से आने वाले जो मुसलमान हैं और भारतीय जो मूल निवासी मुसलमान हैं उनसे सामाजिक दर्जा उनका ऊंचा होता है। तो उन्होंने काफ़ी किताब भी लिखी। इसमें एक प्रमुख जो है जियाउद्दीन बरानी, उनका काफ़ी किताब है और दो किताब जो है मैं उसका नाम मेंशन करूंगा। एक है तारीख फिरोज शाही और दूसरा है फतवाए जहांदारी। तो उन्होंने ये उनको एक अशराफ असलाफ डिवीजन बनाने वाले एक प्रमुख स्कॉलर या अशराफ स्कॉलर के तौर पे जाना जाता है। उन्होंने उनका जो सोच है, सोच विचार, यह समाज में ऊंच नीच पैदा करने वाले विचार को इस किताब में लिखा है। और इतना चालाकी से उन्होंने कुरान या हदीस इस्लाम को इंटरप्रेट किया, बहुत ही चालाकी से। और इस्लाम के जो समानता वाली स्थिति है उसको बहुत ही चालाकी से उन्होंने इनकार कर दिया। तो मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, उनका एक स्टेटमेंट है, लो कास्ट पीपुल शुड नॉट राइट हिस्ट्री। उनका कहना था कि ये नीच जाति के जो लोग हैं उनको इतिहास लिखना नहीं चाहिए, उनको इतिहास लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग इतिहास को मतलब जो अशराफ कास्ट है, उन्होंने तो अशराफ मेंशन नहीं किया, उन्होंने पैदाइशी नीच या पैदाइशी उच्च, लो बॉर्न या हाई बॉर्न, इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया। तो उनका कहना यह था कि लो कास्ट पीपुल मस्ट नॉट राइट हिस्ट्री, और अगर लिखेंगे तो हिस्ट्री का जो प्रिंसिपल है वो लोग एप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। बाकी काम में अगर लो कास्ट पीपुल जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन इतिहास के बारे में उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए लो कास्ट पीपुल को इतिहास लिखना ही नहीं चाहिए। दूसरा बात, हम जानते हैं कि इस्लाम में एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। जी। सबसे ज़्यादा सबके लिए, जो गरीब हो, अमीर हो, पुरुष हो, महिला हो, किसी के लिए भी इस्लाम में शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन उन्होंने अपने किताब में ये सुल्तान जो है थे उनको एडवाइस किया कि लो कास्ट पीपुल को शिक्षा नहीं मिलना चाहिए। अगर ये लोग को दिया जाएगा तो समाज में बहुत ही मतलब उसका परिणाम बहुत ही खराब होगा। तो इस तरह का उनका सोच था। और ये कुरान का कुछ हिस्सा उसी समय में जियाउद्दीन बरानी एक बहुत ऊंचे दर्जा के उलेमा थे, लेकिन उन्होंने कुरान या हदीस ये
चीज को इस तरह इंटरप्रेट किया, तो हम उसको कह सकते हैं ये अशरफाइट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। आज भी कुछ लोग देखते हैं कि इस्लाम को इसी तरह इंटरप्रेट करते हैं। तो याउद्दीन बारानी के बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ें हैं उन्होंने। ये आज हाई कास्ट और लो कास्ट या मुस्लिम समाज में ऊंच नीच में भेदभाव करने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। और इसका प्रभाव जो है उसी समय में उनका जो लेख है वो काफ़ी प्रभावशाली रहा, उनका राइटिंग्स मेडिएवल पीरियड में। और हम ये भी देखते हैं कि उस समय के जो सुल्तान थे या बाकी जो रूलिंग क्लास थे, उन्होंने ये कास्ट को किस तरह प्रयोग किया। उन्होंने 32 अपने ऑफिशियल्स को नौकरी से बाहर कर दिया क्योंकि वो लोग लो कास्ट थे। गियासुद्दीन बलबन, उनका एक स्टेटमेंट था, मैं व्हेनेवर आई सी लो कास्ट पीपल माई ब्रेन बिगन टू बॉयल। तो इस तरह से मतलब ये